नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार उत्तर प्रदेश में जो चाहे अगर मैं बात करूं मुस्लिम की, तो मुस्लिम पर लगातार अत्याचार जो है बढ़ रहा है। अगर हमें ये कहने में कहीं भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि जो लोग एनआरसी सीए के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनको इससे पहले भी चुन चुन कर उनको जो है जेल में डाला गया, और उसके बाद जो है अभी भी ये सिलसिला उत्तर प्रदेश सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार, इनसे अभी भी गुरेज नहीं आ रहे हैं। इसी को बारीकी से समझने के लिए और जो 5 नवंबर को जो एक और घटना हुई है उनको बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद है। जैनब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। उनके घर में खुद ऐसा हुआ है, उनके पापा को मारा गया और उसके बाद जो उनके भाई को भी प्रताड़ित किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। और उन्हीं केस में जो है जो एडवोकेट है आसमा इज्जत अधिवक्ता है, वो हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा की शुरुआत में जैनब सिद्दीकी से मैं करना चाहूंगा। 5 नवंबर का जो ये घटना है, आज हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि क्या क्या हुआ आपके फैमिली में, किनको क्या बोला गया पुलिस के द्वारा और किनको प्रताड़ित किया गया, वो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। थैंक यू सद्दाम जी। 5:30 बजे मेरे घर पे 2 पुलिसकर्मी आते हैं और मेरे बारे में मोहल्ले में पूछताछ कर रहे होते हैं। तो एक जूम लिंक की कोई फोटो होती है, मेरी मोहल्ले में लोगों को दिखा के पूछते ये कहाँ रहती हैं, तो उन्होंने बता दिया मेरा घर कि ये सामने घर में रहती हैं। तो मेरे वो आते हैं और आवाज देते हैं कि जैनब सिद्दीकी बाहर निकलिए। तो मेरे फादर जाते हैं, पूछते हैं कि भाई बताइए क्या बात है। तो वो पूछते हैं डायरेक्ट, कोई आरके करके नाम का कोई व्यक्ति था उसमें से, उनसे पूछता है कि क्या आपकी बेटी एनआरसी सीए जैसे प्रोटेस्ट में जाती थी। तो मेरे फादर ने यही कहा कि मेरी बेटी महिला संगठनों में काम करती है, और तो फिर वो उस तरह से जाती थी। कहने कि क्या आपकी बेटी ने प्रोटेस्ट लीड किया था? कहा नहीं, मेरी बेटी ने प्रोटेस्ट नहीं लीड किया था, वो सिर्फ ऐसे ही जाती थी क्योंकि महिला संगठनों से जुड़ी हुई है और इसी तरह से उसका जाना आना था। कहने कि कोई एफआईआर? कहने के नहीं, किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं है। और तो कहने लगे अच्छा ठीक है। कहने कि आप जो है थाना अध्यक्ष ठाकुरगंज थाना अध्यक्ष से बात कर लीजिए। तो मेरे फादर से उनकी जो बात हुई हो कि ये है वो है, आप तो जान रहे हैं कैसी सरकार है, ये सारी चीजें हैं, और उसके साथ ही ना हमारे ऊपर भी दबाव है, तो हम लोग सिर्फ जो है पूछताछ करने आए हैं। कहने के अच्छा ठीक है। कहने के कोई बात होगी आप नंबर दे दीजिए। तो मेरे फादर ने कहा कि मैं आपको नंबर नहीं दे सकता, आप मेरा नंबर ले जाइए और जब जरूरत होगी आप मुझसे बात कर लीजिएगा। इतना बोल के वो चले जाते हैं। और फिर वो 6:30 बजे के बाद ही मैं आ गई थी घर पे, और घर पे ही थी। और मेरे फादर नमाज पढ़ के आ रहे थे, अचानक एक गाड़ी आती है और घर के सामने रुकती है, और मेरे फादर बस खड़े हुए थे दरवाजे पे कि वो एकदम से 8-10 गुंडे टाइप के लोग बस मेरे फादर को पकड़ लेते हैं आके। वो तो पापा मेरे चिल्लाते हैं और फिर उनकी आवाज सुन के हम लोग सब बाहर निकल आते हैं। मोहल्ले में काफी जमावड़ा हो जाता है कि क्या हो गया, क्योंकि वो लोग चिल्ला रहे थे लगातार, ले जलने के लिए ले चलेंगे ले चलेंगे, वो सारी चीजें होती हैं। तो जब इतना होने लगता है तो हम लोग लगातार, मैंने अपना कैमरा ऑन रखा था, मैं लगातार उनसे पूछ रही थी कि सर बताइए क्या बात है, क्यों है आप आए हैं हमारे घर और सिविल मैटर में आए, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं मेरे फादर को और हम लोगों को क्यों इतना परेशान कर रहे हैं। और मैंने ये भी बार बार यही बोल रहे थे, उसके साथ ये पूछ रहे थे कि मेरा अधिकार है, कम से कम मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि हाथरस जैसे कांड होते तब तो आप नहीं पहुंचते, महिलाओं के साथ इतनी हिंसा होती है, सड़कों पर टीजिंग होती है, आईफ टीजिंग होती है, तब आप नहीं पहुंचते, और आप हमारे घर में सिविल ड्रेस में हमें मारने चले आए। तो मतलब ये क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ। लगातार ये सारी बातें हो रही थी, फिर भी उस पर कुछ नहीं कहने के, हम पुलिस है पुलिस है। मैंने कहा आप पुलिस नहीं है, क्योंकि आप सादी वर्दी में है तो आप पुलिस नहीं है, आप कौन है आप हमें बताएं। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, और फिर उसके बाद वो लोग नंबर लगाने लगते हैं और हसनगंज थाने, यानी मैं हसनगंज थाने से बुला, मैंने कहा आप बुलाइए पर मुझे बताइए कि आप मेरे फादर को कहाँ ले जा रहे हैं। फिर अचानक से 10-15 मिनट के बाद ही पुलिस का पूरा दस्ता आ जाता है, कई जीपे भर भर के गाड़ियों से आती हैं और मोटरसाइकिलों से लोग आते हैं जो डंडे लाठी और बंदूकों के मुस्तैद होते हैं, जिसमें अमरनाथ वर्मा जो एसएचओ है हसनगंज थाने का, वो आता है और बस वो गाली गलौज करने लगता है, गंदी गंदी गालियां बकने लगता है। कहता है साले तुम लोग बहुत बनते हो, बहुत राजनीति करते हो, तुम लोग एनआरसी सीए में जाते हो, तुम लोग की राजनीति को मैं घुसेड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है उस तरह से। और फिर डंडा लेके मेरी माँ की तरफ डंडा मारता है, फिर मेरी बहन को डंडा मारता है, फिर मेरे छोटे भाइयों को बहनों को मार देता है। तो मेरा जो छोटा भाई शाद था वो फादर को पकड़ लेता कि प्लीज मेरे पापा को मत मारिए, और फिर वो घसीटते जैसे कि एकदम वो कूड़े की तरह गाड़ी में भर देते हैं जबरदस्ती। उसी के साथ मेरी बहन भी छोटी चली आती है, तो वो उठा के उसको बाहर फेंक देता, कहता अभी ये तो लड़की है, अगर कुछ हो गया तो बवाल हो जाएगा। तो फिर उसको भेज देते, मगर मेरे भाई को नहीं छोड़ते। फिर जैसे ही वो थाने लेकर जाते हैं
वो जैसे ही थाने लेकर जाते हैं और जैसे ही थाने के पास गेट पे वो बस पीटना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई को भी और मेरे पापा को भी लगातार नहीं ही गेट पे क्योंकि मैं बहुत गरीब है, दौड़ते दौड़ते पब्लिक जैसे ही पता चला लोगों को कि मेरे फादर को अरेस्ट करा है, बहुत जाने वाले तो सब वहाँ पहुंच जाते हैं। तो 3-4 बार उन्होंने तो मेरे भागने लगे, लोग भी इधर उधर मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा मतलब जो मैम आप नहीं बोले मेरा आपसे गुजारिश होगी मतलब म्यूट कर दे, आप बहुत इसकी वजह से प्रोग्राम में काफी दिक्कत है। थैंक यू सो मच। तो लगातार मैं लौटूंगा आपके पास जैनब सिद्दीकी, लेकिन इस चर्चा की जो है दूसरे पहलू पे मैं आना चाहूंगा। आसमा इज्जत, आपके पास आना चाहूंगा। कानूनी सलाहकार के तौर पे आप इस केस में काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आपने जिस तरीके से पुलिस से बात किया होगा इस केस को लेकर, तो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, आईपीसी में दिया हुआ है कि किसी को भी पुलिस अगर गिरफ्तार करने आती है या फिर पूछताछ भी करने आती है तो वो पहले घर पे उनके जिनके घर पे जिसको गिरफ्तार करने आ रही है वो अपनी आइडेंटिटी को बताते हुए, अगर वर्दी में नहीं है तो आइडेंटिटी को बताते हुए वो ये बताएंगे कि हम इस केस में और पूछताछ करने आए हैं या इनको गिरफ्तार करने आए हैं। और अगर गिरफ्तारी का वारंट उनके पास होगा तो वो भी दिखाएंगे। जिसमें जघन्य अपराध होगा तो वो गिरफ्तारी का वारंट नहीं भी होगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसकी कॉपी दिखाएंगे। लेकिन ये सारे प्रोसीजर्स पुलिस ने फॉलो नहीं किए और उल्टा आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 22 का बहुत उल्लंघन किया गया। लगातार उनको जो मारा पीटा गया, उनको थाने में ले जाकर के कस्टडी में, जो कि लीगल कस्टडी नहीं थी, उसमें मारा पीटा गया। उनको 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था। 48 आवर्स हो गए लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया। वो जुडिशियल रिमांड पर उनको नहीं ले गए। दूसरी चीज ये कि परिवार वालों को भी 48 आवर्स में ये बताया नहीं गया कि वो लोग उनको कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो ये और उसके साथ साथ जब वो लोग आए थे तो जो औरतों के साथ मारपीट की है, जैसा कि जैनब ने कहा है, या जो माइनर को वो अपनी पुलिस कस्टडी में 24 आवर्स तक रखा था इन लोगों ने। जैनब का एक भाई है जिसका नाम शाद है, उसको एक 24 आवर्स से ज्यादा अपनी हिरासत में रखा, जो कि न्यायिक हिरासत नहीं थी। और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया और उसको भी कस्टडी लेकर के बहुत मारा पीटा। तो जो कानून को फॉलो करना चाहिए, जो कि डीके बासु में और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग दी है जजमेंट में कि कभी भी किसी को भी अरेस्ट करने का एक तरीका होगा, एक टाइम निर्धारित है। तो उस सारी चीजों को पुलिस ने कहीं पे भी फॉलो नहीं किया। अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी होनी थी, जैसा कि कल उनको जुडिशियल रिमांड पे लाया गया है और 48 आवर्स के बाद और उनको जेल भेजा गया, और जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया है कि उन्होंने कोई ऐसी बात मीडिया पे शेयर की है जिससे हिंसा भड़क सकती थी। 67 आईटी एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है। तो उसके लिए भी उसके लिए कोई उन्होंने जो भी अगर वो ऐसा बता भी रहे थे उन्हें कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया है जिसका आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा था, तो भी एक प्रोसीजर के तहत पुलिस को फॉलो करना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं किया है। और सरासर जो पूरी एफआईआर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें नजर आएगा कि चूंकि पुलिस के जो पूरे सिस्टम है, पूरा जो गिरफ्तारी का जो सिस्टम है, पूरा एक उसमें लूपहोल था, तो उसको कहीं ना कहीं सच दिखाने के लिए और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने जबरदस्ती एफआईआर को किया है। और इनका थाना हसनगंज पड़ता है और जो एफआईआर हुई है वो सरोजनी नगर में हुई है।
तो पुलिस ने खुद ही बहुत ज्यादा इस पूरे केस में जो रोल, जिस तरह से पुलिस का एक न्यूट्रल रोल होता है, अदा करना चाहिए था, वो रोल अदा नहीं किया है। एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि 2014 के बाद जितने भी कानून आए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने करके आए, वो ऐसे लोगों पर यूज किया जा रहा है, खासकर एक मुस्लिम समुदाय को लेकर जो है उनको लेकर यूज किया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो मतलब इससे पहले भी जो कानून आए थे वो ऐसा नहीं होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये कानून है तब जो है मुस्लिमों की सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। किस कानून की बात कर रहे हैं? कई ऐसे कानून हैं देखिए, जो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में तरह तरह से मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है। मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिमोलिश करके टारगेट किया गया है। मुस्लिम्स के जो प्रॉपर्टीज हैं जिन पे वो रह रहे हैं उनको उनको नोटिसेस भेजी जा रही हैं। फतेहपुर में बहुत सारे डिमोलिशंस हुए हैं। लेकिन ये जो कानून है ये सारे पुराने हैं। गैंगस्टर एक्ट भी पुराना है, गुंडा एक्ट भी पुराना है, लेकिन उसका जो जो पुलिस का, बेसिकली ये गवर्नमेंट का रोल होता है, पुलिस का भी नहीं, क्योंकि पुलिस वही होती है हर गवर्नमेंट में, लेकिन उसका रोल जो है वो चेंज हो जाता है। जैसी गवर्नमेंट होती है वैसा पुलिस काम करती है। तो अभी गवर्नमेंट का जो पूरा रोल है वो ही बहुत कम्युनल है। वो लगातार इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। जैसे योगी जी ने सीए एनआरसी के टाइम पे भी कहा था, जब एंटी सीए और एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट चल रहा था, कि बदला लिया जाएगा। और तो एक सूबे के मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की बातें कहें, क्योंकि उनका जो जो हम सब देश के नागरिक हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, ईसाई हैं, तो हम सबको प्रोटेक्ट करना किसी भी सीएम के सूबे के सीएम की जिम्मेदारी होती है, ना कि बदला लेने जैसी बात कहना उनकी जिम्मेदारी है। तो ये सब उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता। और जितने ऑलरेडी लॉज हैं उन सब में जो अगर आप देखेंगे तो उन सबको लॉ का मिसयूज जरूर किया जा रहा है कि एक इंसान है जो कि गरीब है और परेशान है, ठेला लगाता है, उसको हर रोज उठा करके पुलिस ले जाती है कि ये गिरोहबंदी कर रहा है, ये गुंडागर्दी कर रहा है, और जबकि पुलिस के पास स्पेसिफिक रोल तक नहीं होता कि वो उसका स्पेसिफिक रोल क्या है वो भी बता पाए। तो डेफिनेटली पुलिस सरकार के कहने पे काम करती है, और सरकार जो है वो न्यूट्रल नहीं है। वो खास समुदाय के लिए बहुत उसके अंदर अग्रेशन है, जिसको आप साफ देख सकते हैं कि आए दिन मुसलमानों के लिए परेशानी खड़ी की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी बात से पूरी तरीके से लेकिन मैं आपके लग रहा है आपको कि मुस्लिम सजा में मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बताएं। आपको लग रहा है कि आपको मुस्लिम होने की सजा मिल रही है, आपके पूरे परिवार को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है? जाहिर सी बात है, उसमें तो अब कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है। पहली बात तो ये है कि अगर वो मुझसे अगर बात करने आए थे या मेरे लिए आए थे, तो फिर मेरे फादर के ऊपर ये अटैक क्यों था, और फिर मामला कैसे बदला मुझे नहीं पता कि ये प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि मेरे फादर का मोबाइल भी उनके पास है, सारी चीजें उन्हीं के पास है, वो कुछ भी बना सकते हैं, मुझे इतना आइडिया है, वो कुछ भी बना सकते हैं। जब वो इतना कर सकते हैं कि किसी की बल्दी किसी को मारने आ जाते हैं, और महिला कांस्टेबल नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल ये कि आप किसी महिला के बारे में जा रहे हैं पूछने, और महिला नहीं है, टिकट बनाकर आए थे कि मेरे फादर को ही पकड़ के ले जाएंगे, सिर्फ आप झूठ के सहारे आए थे कि जैनब का नाम पूछ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको खुद उनके नाम से लोग इतना जानते हैं, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ पॉलिटिशियन, अलग अलग मतलब राजनीतिक पार्टी में भी जुड़े हुए हैं, तो फिर वो मेरे लिए क्यों आए थे? सवाल ये बनता है। कहीं ना कहीं ये था कि किस प्रकार से उनकी जो रणनीतियां थी, शायद वो पहले से शिकंजा बना के रखे थे कि कैसे आएंगे, क्योंकि अचानक कोई आके धर दबोचना, ये सारी चीजें करना
एट अ टाइम नहीं होता ही है, ये पहले से बनी हुई साजिश थी जिसका शिकार हम लोग हुए हैं। खासकर एक मजहब, एक समुदाय, एक वर्ग के होने की वजह से ये हमें टारगेट किया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से मौजूदा सरकार को क्या कहेंगे आप, मौजूदा प्रशासन को क्या कहेंगे आप? मौजूदा सरकार को क्या कहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम चल रहे हैं, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, अवार्ड दे दिया जा रहा है, सरकार इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही है। मैं तो फिर यही कहूंगी कि सरकार इतनी बेहतरीन योजनाएं ला रही है, उसके बाद ये पुलिस प्रशासन नहीं मान रहा है। आप देख रहे कितना क्रूरता के साथ जो व्यवहार किया इस प्रशासन ने, कि इन प्रशासन के जो लोग हैं, ये जो पुलिस है, ये जो दस्ते हैं, इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? जब सरकार कह रही है कि महिलाओं का सम्मान करिए, तो ये अपमान क्यों कर रहे हैं? ये जो सड़कों पे पीट रहे थे लड़कियों को, ये जो लाठी दिखा रहे थे, ये जो डंडे दिखा रहे थे, ये जो गालियां दे रहे थे, ये कहाँ तक के सही है? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ यूपी सरकार से, क्या आपके कार्यक्रमों का असर नहीं दिख रहा है? आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आप योजनाएं ला रहे हैं, आप करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं इसमें, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। फिर उसके बाद ये क्या है? हम महिलाएं नहीं है, हम लड़कियां नहीं है, मगर हाँ शायद हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम लड़कियां नहीं होंगे और हम महिलाएं नहीं है। ये साफ जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाम बताने की जरूरत है कि हम मुसलमान हैं तो जिसकी चोट हमें मिल रही है, और हम सामाजिक कार्यकर्ता की आप चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासन भी चाहता है जो आवाजें उठ रही हैं उनको दबा देना, कि आवाज उठेगी ही नहीं। हम जो बार बार संविधान की बात करते हैं कि हम संविधान के बल पे लड़ रहे हैं, हम संविधान की बातों को करें, संवैधानिक अधिकार था ना मेरा, मेरा संवैधानिक अधिकार था, इस वजह से मैं चली जाती थी उस प्रोटेस्ट में। लाखों लोग आते थे ना, हजारों की तादाद में लोग आते थे, उनको साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ? बार बार ये सवाल है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या इसके बाद और भी लोग बेगुनाह ऐसे फंसाए जाएंगे? मतलब मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं समाज में दलित, वंचित, मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए लड़ती है, तो क्या सिर्फ मुझे टारगेट किया गया, या इसके पीछे भी इनका कोई और निशाना था, या कोई और रणनीति थी जो ये नाकामयाब हो गए, या फिर इन्हीं ने फिर इस तरह से काम किया? तो ये बहुत से सवाल हैं जो मन में कचोट रहे हैं, बहुत बहुत पूछ रहे हैं, बहुत सवाल करना चाहते हैं कि इतना होने के बाद भी प्रशासन अभी भी सख्ते में नहीं आया। वो एक बार भी नहीं पूछने आया। कमिश्नर को ना जाने कितने लोगों ने फोन किया, हमारे सहयोगियों ने, हमारे साथियों ने लगातार फोन करते रहे, मगर कोई फोन ही नहीं उठा। एसओ से पूछा जाता है कि आपके फादर कहाँ हैं, मतलब पूछते हैं कि ऐसे क्या मामला हुआ, क्या हुआ, कहते हैं मुझे नहीं पता, एटीएस ले गए हैं। कहेंगे भाई लेने तो आप आए थे, उनके पास भी कोई जवाब नहीं कि वो कहाँ है। 2 दिन मेरे फादर गायब रहते हैं, फिर कल उनको न्यायिक हिरासत में लिया जाता, तो 2 दिन पहले क्यों किया? क्या था वो मसला, क्या था? मेरे भाई के साथ इतना ब्रूटली क्यों किया? एक मुसलमान होने की सजा कि तुम्हें अंदर डाल देंगे, तुम्हें ठास देंगे। मेरे फादर से बोलते तुम्हें नपुंसक बना देंगे, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी हिम्मत कहाँ आती है तुम्हें इसमें? तो ये जो सवाल है ये बहुत है कि आप थाने में मोलेस्टेशन कर रहे हैं उनके साथ फिजिकल उनके पार्ट्स को छू छू के बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे बहुत बनते हो, तुम्हारी राजनीति निकाल देंगे, तुम्हारी नेतागिरी निकाल देंगे। ये कौन सा सवाल होता है कि हमारे देश में इस तरह से हमारे लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है? मुझे बहुत दुख होता है कि ये बताते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे लग रहा है कि आज मुझे, भले ही मैंने कश्मीर के को बहुत पास से नहीं देखा कि मैंने कश्मीर में जो वायलेंस हुआ या जो लोगों का दर्द, मगर आज जब मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं बेहद वो अपने दर्द को, उनके दर्द से महसूस कर पा रही हूँ कि किस तरह से हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और हम नहीं बोल पा रहे, क्योंकि हम इसलिए नहीं बोले, राजनीतिक पार्टियां मजा तो बहुत लेती हैं, सत्ता के पक्ष में आती हैं तो कहती है मुसलमानों के साथ हम बहुत कंधे से कंधा जोड़ के खड़े, पर आज वो मुसलमान उनको नहीं याद आते। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में वो मुसलमान याद आते हैं कि रोजा अफ्तार कराना है, कि फिर उनके वहां ईद के दिन वो ईदगाह में पहुंचना है, तब वो मुसलमान याद आते हैं। ऐसे दिनों में मुसलमान नहीं आते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा कि जब जिस तरह से वीडियो वायरल हुई मेरी और सारी चीजें लोग देख रहे, लगातार लोग प्रयास में थे, लोग अलग अलग संगठन से, अलग अलग राज्यों से लोग सब बात करने लगे कि क्या बात है, क्या चीजें, लोगों ने अपने अपने बयान जारी किए, मगर हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश के लोग सो रहे थे। क्यों सो रहे थे नहीं पता, क्यों राजनीतिक पार्टियां सो रही थी, क्या ये उनका मुद्दा नहीं था? किसी महिलाओं के साथ इस तरह का अपमान हो रहा है, उनको सड़कों पे पीटा जा रहा है बेगुनाह। मैं कहती हूँ कोई अगर था भी कुछ भी, अगर किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ भी है, तो क्या आप ऐसे पीटेंगे, आप ऐसे मारेंगे? उसके लिए भी कानून प्रक्रिया है।
अगर कोई कुछ गलत करता है उसके लिए भी सजा है, उसके लिए भी प्रोविजन है, उसके लिए भी प्रावधान है। मगर ऐसा थोड़ी ना है कि आते साथे आप पीटने लगी, सिविल ड्रेस में आके किसी के घर में घुस के मारने लगी, किसी के बच्चों को पीटने लगी है, और फिर उसको आप बार बार मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे गालियां दीजिए। आप महिलाओं के साथ इस तरह व्यवहार करते हैं, आप महिलाओं के कपड़ों को खींचते हैं, आप महिलाओं के दुपट्टे छीन लेते हैं, आप महिलाओं को नंगा करना चाहते हैं सड़कों पे। आपको शर्म आना चाहिए कि हमें ये प्रशासन से उम्मीद नहीं थी। जिस प्रकार से हम लोगों के साथ घटित हुआ है, हम पूरे बहुत ही गुस्सा है मन में, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। हम सिर्फ कह सकते हैं और हमसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप ये ऐसी सेवाएं मत चलाइए, ऐसी योजनाएं मत चलाइए जहां पे आप जमीनी स्तर पे जुड़ के काम ही नहीं कर पा रहे, जमीन पे कोई काम नहीं कर, सारे वादे, सारी बातें खोखली हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं है। तो वो जो सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, तो फिर उनको सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ पे गलत है। सरकार ने क्यों ऐसी योजनाएं बनाई है जहाँ पे उनका प्रशासन उनको नीचा दिखा रहा है। तो वो सोचे और खुद सवाल करे, उनका करोड़ों रुपया क्यों व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ ज़ैनब सिद्दीकी थी, जिनके मतलब जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनके घर में खुद ऐसा कांड हुआ है, जिनके पापा को मारा गया, उनके भाई को मारा गया, प्रताड़ित किया गया, पुलिस ने जिस तरीके से अभद्रता की हद पार की, और उसके बाद कई ऐसे मतलब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ज़ैनब के जो परिवार को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, बराबर जो है इनको लेकर बड़ा सवाल उठता रहा है। लेकिन नेशनल इंडिया न्यूज की यही सरकार से अपील होगी कि वो ज़ैनब के परिवार को सुने, और ज़ैनब के परिवार को वो दुख दर्द सुने कि किस तरह से उनके साथ जो हो रही है चीजें, और उसके बाद जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। इसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री है, उनको सोचने और समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना